हेलो बच्चों। तो आई एम शुभम पाल। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ जेई वॉरियर्स का फिजिक्स का पहला लेक्चर, वो भी हमारा बेस्ड होगा काइनेमेटिक्स के ऊपर। तो आ जाओ सब लोग, पेन और कॉपी आपके साथ जरूर रहना एकदम से मस्ट है। पेन और कॉपी लेके बैठ के मेरे साथ कुछ सॉल्व करना। तो आज का कंटेंट एकदम से ज़बरदस्त होने वाला है। और ये कंटेंट 11th 12th ड्रॉपर किसी भी लेवल का, जो भी जितना अच्छा हो जितना बुरा हो, उन सभी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होगा। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 आप कंटेंट को देख के एकदम से चौंक जाएंगे, क्योंकि कंटेंट वो 11th वाला जो बच्चा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ओके, तो कंटेंट लिखते हैं पहले। और कंटेंट लिखने के बाद 1 और 2 मिनट आपके साथ थोड़ा सा बातचीत होगी हमारा इस फिजिक्स बैच के लिए, ठीक है। उसके बाद हम हमारा जो स्टडी है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट हमारा पहले क्या रहेगा? हमारा जो पहला कंटेंट था वो है डेरिवेटिव। ओके, हमारा पहला कंटेंट डेरिवेटिव के ऊपर रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा कंटेंट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, हमारा तीसरा कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। हमारा जो चौथा कंटेंट होगा वो हमारा बेस्ड रहेगा टर्म्स, और छोड़ो, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, ठीक है। ये हमारा कंटेंट रहेगा, ये हम 4 कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। और आप लोगों को एक बात करना चाहता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को कि आप लोग पहले दिन से मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किए हो, और आप लोग का प्यार ही मेरे को एनर्जी देते हैं। तो आप लोग जो मेरे को इतना ज़्यादा प्यार, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल कमेंट आप लोगों ने किया था, आप अगर सोचो कि मैं अब अगर आपके पीछे 5 घंटा मेहनत करता हूँ, तो सोच लीजिए आज से मेरा मांगना ये है कि मैं इसको इंक्रीज करके 8 से 9 घंटा ज़रूर इसको करूँगा, और आप लोग को एकदम से इंडिया का जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो मैं आपको डिलीवर करने का कोशिश एकदम से ज़रूर करूँगा। और एक बात था, एक लड़का था, उसका डाउट था कि सर आप पढ़ाने के बीच में बार बार इधर होके क्यों देखते हैं। देखो, आपको मैं सच बात बोलता हूँ, देखो तो क्या बात है, मेरे पास ना एक लैपटॉप है, और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि मेरे यूट्यूब चैनल, देखो मेरे पास लैपटॉप है, आप लोग सभी को दिख रहा है, और यहाँ पे पीपीटी भी है, ठीक है। तो बात ये है कि मेरे पास तो अभी व्हाइट बोर्ड है, तो मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको पीपीटी को शो नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे पास कोई प्रोजेक्टर भी नहीं है जिसके द्वारा आपको मैं शो कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को एक पीपीटी पे मैं नेक्स्ट वाइज नेक्स्ट जो मैं कंटेंट को आपको प्रोवाइड करूंगा उसको मैं रफली यहाँ पे प्रिपेयर कर देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरे को कभी कभार इधर पे देखना पड़ता है कि इसके बाद क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्वेश्चन इसके बाद रहेगा, इसके लिए ही मेरे को देखना ये रिक्वायरमेंट है। और जो आप लोग मैथ्स का जो डीपीपी नंबर 1 का जो सॉल्यूशन देखे हो, उधर देखे हो कि मैंने बोर्ड लेके और ऊपर पे कॉपी था, तो वो कॉपी किया था, उस कॉपी पे किया था, उस कॉपी पे था जो क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था डीपीपी पे करने के लिए, उस क्वेश्चन को मैंने, देखो इधर पे मैं लिख रहा था, और कुछ बच्चे ने बोला कि भैया आप चीटिंग कर रहे हो, आप उसका सॉल्यूशन एकदम से देख देख के लिख रहे हो। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं चीटिंग नहीं करता हूँ कभी, और आपको भी मैं ये बोलने का मौका कभी भी नहीं दूंगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 काइनेमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। देखो काइनेमेटिक्स का 2 पार्ट है, एक होता है मोशन इन 1D एंड अनदर पार्ट इज मोशन इन द 2D। तो पहले हम मोशन इन द 1D को तीस तीन तीन लेक्चर में मैं लूंगा। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आपको डीबीपी रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, जिसके
लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, आप लोग उसको ज्वाइन करना और आप लोग डीपीपी को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि मोशन इन 1D को तो मैं कंप्लीट करूंगा, और उससे पहले देखो मैं ना एक मतलब मज़ेदार इंसान हूँ कि मैंने सोचा कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है सबके लाइफ के लिए क्यों, और देखो ना जो स्टूडेंट 11 और 12 पे रहेगा तो वो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट 11th वाला जो स्टूडेंट है और 12th वाला जो स्टूडेंट है उसका ऊपर क्या क्या प्रेशर रहता है, उसके ऊपर रहता है बोर्ड्स का प्रेशर, उसको रेगुलरिटी क्लास और स्कूल मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद अगर उसको टाइम मिलेगा तो वो मेरा लेक्चर देखेगा और जेई के लिए कुछ प्रिपरेशन वगैरह करेगा। आप लोगों का तो बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, इसलिए मैं पढ़ाई के बीच बीच आपको कुछ हंसाने का बात करूंगा और क्लास का माहौल को एकदम से लाइट रखते हुए हम लोग आगे भी बढ़ेंगे टॉपिक को। ठीक है, तो आपका जो दिन भर का जो स्ट्रेस रहेगा वो मैं रिलीज करने का कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज आप स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, देखो हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है डेरिवेटिव के ऊपर, उसके कुछ बातचीत करते हैं। देखो आप बोलेंगे कि देखो काइनेमेटिक्स करने से पहले सर ने और मेंटर और भैया ने, ठीक है आप जो भी बोलो, ठीक है आप जो हमको बोलेंगे हम वही करेंगे। तो हमारा डेरिवेटिव का क्या मकसद है और इंटीग्रेशन लेने का भी क्या हमको फायदा मिलेगा। तो फायदा एकदम से सिंपल है, अगर आप काइनेमेटिक्स चैप्टर को अच्छे से किए हो तो आप देखेंगे कि 11th वाला जो बच्चा है ना वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में ज्यादा कुछ मतलब उसका सिलेबस पे नहीं रहता है, इसलिए मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को यहाँ पे इंक्लूड किए हो, क्योंकि काइनेमेटिक्स का ना मैक्सिमम प्रॉब्लम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड रहता है, जो कि हमको प्रॉब्लम को इजी अंडरस्टैंडिंग पे लाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो भैया डेरिवेटिव क्या होता है, देखो पहले हम डेरिवेटिव को समझेंगे, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चले जाएंगे। ओके, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और बोर्ड का एक एक वर्ड आपको विजिबल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे बोलना कि हाँ सर ठीक है, क्योंकि देखो ना आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं ना नया हूँ, इसलिए मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और आपके रिक्वायरमेंट वाइज मेरे को क्या क्या करना अभी जरूरत है, तो आप लोग जरूर कमेंट पे बोलना। इसके अलावा मैं तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस फील्ड पे मैं वर्क करूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो देखो मैं इस लेक्चर को फोन पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप सब लोग इस वीडियो को एटलीस्ट 360 पिक पे देखना, तो शायद आपको ईच एंड एवरी वर्ड आपको विजिबल हो जाएगा। और अगर उस पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग उस वीडियो को ना दो हाथ से अगर जूम करेंगे तो जूम हो जाएगा, तो जूम करके देखना, और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक वर्ड को जितना हो सके बड़ा बड़ा करके लिखो, जिससे कि आपको फायदा मिले। चलो देखो डेरिवेटिव का डेफिनेशन मैं आपको पहले बोलता हूँ और रिप्रेजेंटेशन आप देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो डेरिवेटिव को ना रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा जो कि एक्स का डिपेंडेंट होगा। ठीक है, हम सभी तो मैथमेटिक्स पर जानते हैं कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है, और डी बाई डी एक्स, और इसका जो सिग्निफिकेंट है वो है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से सुनना, आप चाहे तो कॉपी पे लिख भी सकते हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 11th वाला बैच पे है, तो वो लोग तो इसको बहुत ज़्यादा जानते नहीं, तो आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स। ओके, अब लिखना पड़ेगा आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसका मीनिंग क्या है, देखो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स जो फंक्शन है, सोचो कि एफ एक्स एक्स है, ठीक है, एफ एक्स का जो फंक्शन है वो है एक्स, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे नीचे जो भी टर्म रहेगा उसका रिस्पेक्ट पे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर है एकदम से? ओके, तो चलो अपना नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। तो देखो डेरिवेटिव का तो रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया कि ये होता है।
तो डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस आपको मैं समझा देता हूँ। सोचो कि ये आपका ग्राफ पे y एंड ये आपका एक्स एक्सिस है, और सपोज एक कर्व ऐसे है, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिसको मैं लेट कर लेता हूँ x1, y1। ओके, सपोज मैं कोई एक आर्बिट्ररी कर्व को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेके। तो dy बाई dx का जो मतलब है वो ये है कि स्लोप ऑफ कर्व एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। अब आपको मैंने जो बोला एक और डेफिनेशन होता है, स्लोप ऑफ एनी गिवन कर्व, ओके, विथ ए गिवन पॉइंट। ठीक है, एकदम से क्लियर। देखो मैंने इसको क्या बोला कि स्लोप ऑफ कर्व इन ए पार्टिकुलर गिवन पॉइंट। देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि x1 और y1 को मैं एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ, और उसके हिसाब से मैंने बोला कि स्लोप ऑफ दिस कर्व इन ए पार्टिकुलर कर्व। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग और जो सिग्निफिकेंस आपको बोलूंगा, आप क्लास 11th पे अगर हो तो आप लोग जानेंगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला जो इक्वेशन है ना वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ओके, सब लोग हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो m होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये वाला जो टर्म है ना m, इसको हम स्लोप कहते हैं, m इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है भैया? तो स्लोप का मीनिंग यही होता है जब डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। डेल का मीनिंग भी आपको मैं समझा दूंगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। ओके, और हम लोग यहाँ पे इसको ना हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब y क्या दिया हुआ है मेरे को, पहले देखो y दिया हुआ है एम एक्स प्लस सी। ओके, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, डी डेल वाई बाई डेल एक्स, और y क्या दिया हुआ है, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमको समझना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा अब एक ऐसा क्वेश्चन पे कन्वर्ट हो गया जहां पे एम एक्स प्लस सी का हमको डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका जो सिग्निफिकेंट है डेरिवेटिव पे वो है, डेरिवेटिव को ना हम डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे y वाला जो टर्म है हमको y वाला फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है वो है लिमिट डेल एक्स बाई डेल वाई, और यहाँ पे क्या होगा, डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अच्छा, तो मैं ना आपको ये चीज़ समझाने के पहले मेरे को एक और चीज़ ध्यान पे आ गया, वो समझाना मेरे को पहले समझाना था। तो देखो ये वाला जो चीज़ है ना, इसको मैं शॉर्ट आउट कर लेता हूँ तो आपको समझने पे आसानी होगी। तो सोचो कि डेल एक्स एक स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल रीजन है विच इज टेंस टू 0। ओके, आप सब लोग लिमिट जरूर किए होंगे, और डेल वाई विच इज टेंस टू 0। ओके, मतलब x1 और y1 जो पॉइंट है उसका नेबरहुड पे मैंने थोड़ा सा एरिया को चुन लिया है, थोड़ा सा बाउंड्री को चुन लिया है, जिसको मैं डेल एक्स और डेल वाई से रिप्रेजेंट, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। इसको ना ए वाला साइन को डेल्टा कहते हैं, और डेरिवेटिव हम किसको कहते हैं, मेरा ए वाला चीज लिखना थोड़ा सा गलती हो गया, देखो, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, पहले आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आपको समझने पे आसानी होगी। ओके, तो रुको मैं लैपटॉप को थोड़ा सा दूर पे रख देता हूँ। चलो ठीक है, अब डेरिवेटिव का जो मतलब होता है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो होगा वो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स। ओके, ये है हमारा डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस। और अगर आप इसको ग्राफिकली विजुअलाइज करना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स को हम कहते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व
इन एनी पर्टिकुलर पॉइंट। और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जब जब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, देखो मैथमेटिक्स का जो हम लोग बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर लिए है आपको, तो बेसिक मैथमेटिक्स के बाद आपको कुछ क्वाड्रेटिक्स वगैरह, कुछ सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी, ये वाला चीज तो जानना आपका मस्ट है। और उसके बाद ही ना मैं तुरंत आपको डेरिवेटिव वाला जो चीज है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उस टॉपिक को मैं कवर करते हुए चलूंगा। जैसे कि आपका अगर किसी तरीके से भी इधर पे डाउट रहेगा तो वो डाउट एकदम से 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो आपका जो फंक्शन गिवन होगा ए वाई, तो वाई ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल आप बोल सकते हैं कि डेरिवेबल होगा किस पॉइंट पे, x1, y1 पॉइंट पे। ओके, ठीक है। मैथमेटिक्स पे ज्यादा घुसने के बजाय हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स पे इसका क्या यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता चल गया है। देखो हो गया, तो अब हमको क्या करना है, देखो तो मैं डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूलास लिखता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है dx ऑफ x टू द पावर n, इसका जो फॉर्मूला होगा, ये क्या बोल रहा है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमको करना है किसके रेस्पेक्ट पे, x का रेस्पेक्ट पे। तो इसका जो फॉर्मूला का होने के बाद जो आउटपुट जो हमको देगा वो है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, एकदम से क्लियर। ये वाला फॉर्मूला एकदम से आपको याद रखना है, फॉर्मूलास एकदम से आपको याद रखना है। ओके, तो इसी तरीके से dy बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, आप सोच ले एनी कांस्टेंट, सोच ले कि 5 हो गया, -5 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन पे गिवन है कि ए बी सी वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड ए एंड बी आर द वेरिएबल, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। ये आपको बहुत काम पे आएगा, काइनेमेटिक्स पे और मैथ्स पे तो आएगा ही है आपको। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं पहला जो फॉर्मूला आपको दिया था x टू द पावर n, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, dx ऑफ x। तो आप लोग पहले मेरे को बोलना कि ये वाला चीज का डिफरेंशिएबल होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, x के पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो सर ने क्या बोला था, x टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इधर पे n क्या है, इधर पे n 1 है। ठीक है, 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और हम लोग जानते हैं कि किसी के भी पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 1 आएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट आया है वो ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, ओके। तो चलो हमारा जो फोर्थ वाला जो फॉर्मूला आएगा वो वेस्ट है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, जिसका फॉर्मूला एकदम से इजी है, ये सबसे इजी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमका जो आउटपुट आएगा वो है ई टू द पावर एक्स। हम फिफ्थ फॉर्मूला पे जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ये आपको बहुत काम पे आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पे ना मैं साइड पे एक चीज लिख देता हूँ, वायर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, एकदम से क्लियर। देखो ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 की पावर x लिखा रखा है, और सपोज आप सोच सकते हो कि 36 का पावर x लिखा है, तो इसका और इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं लिख देता हूँ, तो उसके बाद आप लोग इन दोनों को ट्राई करना और मैं इसका सॉल्यूशन अभी अभी लिख दूंगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ओके, एकदम से क्लियर। और इधर पे आपको ध्यान रखना है, लॉग और एलएन का ना एक डिफरेंट रहता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो इसके बाद मैं आपको लॉग और एलएन के बीच पे डिफरेंस बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसका डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर एक्स अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, यानी कि 2 टू द पावर एक्स इंटू
लॉग ए, ठीक है। ए का मतलब क्या है, 2 है। तो इसी तरीके से इसका हम अगर इवेल्युएशन करेंगे तो आएगा 36 टू द पावर x इंटू लॉग 36। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों का भी आंसर ये आया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो चलो, मैंने आपको बोला था कि लॉग और एलियन के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भैया? देखो, इसके पहले आपको समझना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल जो कांस्टेंट होता है जिसको हम ई नाम से कहलाते हैं। तो ई एक कांस्टेंट है मैथमेटिक्स पे, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2.71 समथिंग समथिंग। ओके, इसका कोई एंड नहीं होता। और हम लोग पाई का जो वैल्यू होता है वो हम 22/7, जिसको हम कहते हैं 3.14। ओके, अब ये चलता रहेगा। इन दोनों टर्म को ध्यान रखते हुए हम लोग कह लेंगे कि लॉग पे सोचो कि इधर पे कुछ है और इधर पे कुछ है। ऊपर वाला टर्म को क्या कहते हैं? ऊपर वाला टर्म को मतलब कोई नंबर कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला टर्म को ना बेस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला टर्म के लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है, नीचे वाला टर्म को आप बेस कहते हैं। और नीचे वाला टर्म जो है उससे ही डिटरमाइन होगा कि लॉग पे हम जो वैल्यू डालेंगे ऊपर पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा। तो देखते हैं, लॉग पे जनरली लॉग का जो सभी बेस है ना वो 10 बेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जब लॉग पे बेस 10 रहेगा तब इसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। और लॉग पे देखो, इधर पे मैं आपको जनरली कहता हूँ कि मैं आपको ना लॉग का जो बेस होता है तो उसको मैं नहीं लिखा हूँ। इसका मतलब आप सोच लीजिएगा कि इधर पे 10 बेस है, उसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। क्योंकि देखो, फिजिक्स पे उतना ज़्यादा आपको बेस से खेलना नहीं है, आपको मैथ्स पे होगा, केमिस्ट्री पे होगा, ठीक है। वो हम बाद पे लिख लेंगे। और एलियन कह के एक टर्म है, एलियन मैथ्स पे, ठीक है। एलियन का भी एक खासियत है, एलियन का जो बेस होता है वो ई बेस पे होता है, ठीक है। लॉग ई बेस पे होता है और इधर पे एक फंक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम आ जाता है। ओके, इतना तक सबको क्लियर है? चलो, इसको मैं हटा देता हूँ, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। देखो, जिस पॉइंट पे भी ना आपको प्रॉब्लम आएगा, देखने वाला बात यह है कि वीडियो का जिस पॉइंट पे भी आपका डाउट रहेगा उसको आप पिन कर सकेंगे यूट्यूब के द्वारा ही कमेंट बॉक्स पे। उसको पिन करके आपका जिधर भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को ज़रूर बोलना, मैं उसका करेक्ट आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो देख लिए हैं हम कुछ जनरल फार्मूला वगैरह। अब आ जाते हैं, इसका ही कुछ फार्मूलास और भी है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, स्पेशली 11th के बच्चे के लिए, क्योंकि उसको लॉग के बारे में लॉग क्या कह रहे हो उसको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, क्योंकि सिलेबस पे वो नहीं है। चलो, 6 नंबर हमका जो फॉर्मूला आएगा, देखो सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पे जानते हैं कि साइन कॉस टेन। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा कॉस एक्स। ओके, इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट पे। यहाँ पे एक्स ये अंदर वाला जो टर्म है उसका रेस्पेक्ट पे हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, देखो, तो इसका जो आउटकम आएगा वो होगा माइनस साइन एक्स। मेरे को पूरा लिखने दो, उसके बाद आपको एक गजब बात आपको बोलूंगा, टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। इसका जो आउटकम आएगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स विच इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और 10 नंबर पे जो आएगा वो है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ आखिरी वाला क्या है, कोसेक एक्स। ओके, कोसेक एक्स का आएगा, क्या आएगा, माइनस पे आएगा ऑब्वियसली। आपको मैं एक टेक्निक, गजब टेक्निक बोलूँगा, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको ये वाला चीज़ याद रखने पे आसानी होगी। देखो, साइन, आप सभी लोग ट्रिगोनोमेट्री पे ये ज़रूर पढ़े हो
कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देखो अब आपको बहुत मजा आएगा, मैं अब तगड़ा चीज आपको सिखाने वाला हूँ। देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ओके, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये वाला सिमिलरिटी को कहते हुए हम लोग कह सकते हैं कि डेरिवेटिव पे, तो देखो इसका याद करने का गजब टेक्निक है। देखो साइन पे कोस आ जाएगा और कॉस जब आएगा उसके बाद ना साइन पे एक नेगेटिव आ जाएगा, और उसके बाद जब टेन आएगा, टेन के साथ सेक का एक रिलेशन रहता है, इसके लिए हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, जो कि डेरिवेटिव का एकदम से रिजल्ट है। ठीक है, लिख सकते हैं मतलब रिजल्ट है, इसीलिए तो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो सेक वाला टर्म है, तो सेक अगर रहेगा तो टेन को तो रहना ही पड़ेगा, इसके लिए टेन तो एक टेन एक्स रहेगा और उसके साथ साथ एक सेक एक्स रहेगा। इसी के तरफ से कॉट जब रहेगा, कोसेक के बिना ना कॉट जी नहीं पाता है। ठीक है भाई लोग, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कोसेक भी टेन के बिना जी नहीं पाएगा, तो इसके लिए माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स आएगा। तो अगर सब कुछ अभी तक क्लियर है तो जल्दी जल्दी थम्स अप कर दीजिए और रेड वाला हार्ट कमेंट पे भेज दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का तो फॉर्मूला अभी तक हो गया है, तो मैं पीपीटी को देखता हूँ कि और अगर कोई फॉर्मूला बचा कुछ रहेगा तो ठीक है। सब फॉर्मूला हम लोग कर लिए हैं, तो अब आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कुछ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, जिसके दौरान हमारा जो फॉर्मूला है उसका एक अच्छा सा रिकैप हम लोग को मिल जाएगा। चलो, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ना एकदम से आप बोलो मैथ्स तो है ही भाई, मैथ्स बोलो, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो ना, सब सब्जेक्ट पे ये वाला चीज़ एकदम से कॉमन रहता है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, ओके, वेयर c इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे। और मेरा विनती आपसे ये रहेगा कि मैं इस बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं इस बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, वो वाला क्वेश्चन आप आपके जो कॉपी है उस पर जरूर आप लोग एक बार ट्राई करना, और उसके बाद मेरा वीडियो देखना, वीडियो को पॉज करते हुए चले जाना। ठीक है, dy बाई डी एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। ओके, अब क्या होगा, अब आपको एक रूल में इधर पे प्रॉब्लम आपको करवा लूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको एक एक रूल सिखाते हुए चले जाएंगे। ओके, देखो रूल नंबर 1 है कि डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस एफ एक्स, ओके, प्लस माइनस भी चलता है, तो वे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि आप सेक्स पे पढ़े हो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, तो इसी तरीके से डेरिवेटिव पे ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ प्लस माइनस एफ एक्स, एकदम से क्रिस्टल क्लियर। और एक चीज होगा, अच्छा जनरल कुछ ना रूल में आपको पहले बोल दूंगा तो आपको आसानी होगी समझने पे। और एक जो रूल रहता है वो है जी एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जी एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, एक्स का भी, एफ एक्स का भी डेरिवेटिव करना है। और गजब वाला बात ये है कि जी एक्स और एफ एक्स मल्टीप्लाइड है, तो इसीलिए हमको एक रूल दे गया है। तो रूल ये है कि इसको एवेलुएट करके हमको जो रिजल्ट आएगा वो है यूवी फॉर्मेट पे। इसको ना काफी लोग इस तरीके से भी समझ लेते हैं, u इंटू वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। ओके, ऑब्वियसली अगर फंक्शन ऑफ x नहीं रहेगा तो इसको हम क्या कह लेंगे, कांस्टेंट कह लेंगे। और अगर दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 0 आएगा। तो देख लेते हैं, पहला क्या आएगा, जो टर्म पहले है उसको आप लिख लेंगे, भैया का बात सुनेंगे, और आप लोग डी डी एक्स के बाद एक्स वी वाला जो टर्म रहेगा उस, ठीक है, तो वी वाला टर्म का आप लोग डेरिवेटिव करेंगे। और उसके बाद देखो पहले टर्म को मैंने लिख लिया, जो भी है, सोचो कि
यू इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है और वी इक्वल टू एक्स प्लस 3 दे रखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, यू को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे वी का डेरिवेटिव करेंगे। अब क्या करना है हमको, अब जो हमने इधर पे किया था तो प्लस करके उसका रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने पे क्या होगा, v बचा रहेगा और डी डी एक्स ऑफ यू रह जाएगा। ठीक है, एकदम से किया। ये हमारा आ गया रूल नंबर 2। हमारा रूल नंबर 3 ये है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है जी एक्स उसका होल स्क्वायर। देखो मैं पहले ना आपको सुनो, ये बात ना मेरे और आपके बीच में रहेगा, ठीक है, एकदम से मजा आ जाएगा। मैं पहले फॉर्मूला को लिख लूँगा, इसका लिखने के बाद आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चे का डाउट यही रहता है कि एफ एक्स बाई जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। बहुत सारा बच्चा ना गलत कर देता है, रिवर्स कर देता है, जो कि आपको करना नहीं है। भैया का बात एक एक बात मानेंगे तो जरूर सब कुछ सही तरीके से ढंग से चलेगा। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ और पे आएगा और चलता चला जाएगा। ओके, मैं इधर पे क्या किया हूँ, जो वाला टर्म नीचे है, ध्यान रखना पहले स्टेप, जो वाला टर्म नीचे रहेगा कुछ सोचना नहीं है हमको, उसका स्क्वायर हम लोग नीचे पे कर देंगे। ठीक है, नीचे कर देंगे उसका स्क्वायर, और उसके बाद जो वाला टर्म का हम लोग नीचे स्क्वायर किए हैं उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसको हम पहले लिख के देखो यूवी फॉर्मेट पे क्या हुआ था, जीएक्स यूवी फॉर्मेट पे क्या हुआ था, यू पहले रह गया था और बी का हम लोग डेरिवेटिव किए थे और बाद में उसका रिवर्स हो गया। ठीक है, और इधर पे भी गजब बात ये है कि सेम चीज होगा, जैसे कि जीएक्स का आप स्क्वायर कर लिया हो, अब जीएक्स को आप लोग इधर पे रहने के लिए मजबूर कर दोगे और जो बचा टर्म रहेगा क्या रहेगा, एफ एक्स रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब अगर मल्टीप्लाइड के वक्त आपने प्लस किया था तो डिवाइड के बाद आपको माइनस करना पड़ेगा, ये है रूल। तो माइनस करके जो वाला टर्म का आप डेरिवेटिव किया है उसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स आपको बचा रहेगा और जी एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 था। और देखो तो मैंने ना ये वाला टॉपिक तो थोड़ा सा इजी है, तो इसलिए मैं पीपीटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरे माइंड पे जो एक एक थिंकिंग आ जाएगा तो उस थिंकिंग के दौरान मैं आपको एक एक रूल बताते हुए चलूंगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करने का। ठीक है, तो देखो सर ने क्या किया था, रूल नंबर पहले के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ओके, 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, एकदम से लिया। अब यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स का हमको वैल्यू रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट वाइज हम लोग पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, और आपको एक रूल और भी हम सिखा देते हैं जो कि है डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स, वायर सी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर सी इक्वल टू एक कांस्टेंट रहेगा तो जब मल्टीप्लाई पे कांस्टेंट का साथ अगर कोई वेरिएबल है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे, अगर वो चीज़ मल्टीप्लाइड के वक्त है तो मल्टीप्लाइड के वक्त क्या होगा, वो डेरिवेटिव से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको डेरिवेटिव से एकदम भाई धकेल लेंगे। ठीक है भाई, चलो डेरिवेटिव से हम लोग इसको धकेल लेंगे और उसके बाद क्या रहेगा, बाहर पे सी चला जाएगा और अंदर पे एक्स बचा रह जाएगा। तो एक्स हम लोग सब कुछ जानते हैं कि एक्स टू द पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑब्वियसली 1 होता है, तो इसका रिजल्ट सी आएगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग काम पे लगाते हुए ये वाला जो सवाल है उसका आंसर आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे अगर n रहता है तो क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो इधर पे रहेगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, अब इधर पे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 3 प्लस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3। अब किसी किसी बच्चों का शिकायत यही रहेगा कि भाई हम लोग ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किए थे, तो इतना ज़्यादा बोलने का आपका रिक्वायरमेंट क्यों है। देखो मेरे क्लास पे ना एक तरीके का बच्चा नहीं रहता है, बहुत सब तरीके का बच्चा रहता है। एक बच्चा ये रहता है कि उसको
मतलब बहुत सारा चीज़ कवर हो चुका है, और एक बच्चा रहता है ड्रॉप आउट, एक बच्चा 11th का और एक बच्चा 12th का भी रहता है। तो इसलिए मेरे को सारे बच्चों का बात ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाते हुए चलना है, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि सारे चीज़ मैंने स्क्रैच से उठाऊंगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा और आपको एडवांस लेवल और उसके भी ऊपर लेवल पे आपको ले जाऊंगा। ये मेरा वादा है। अगर आप मेरे साथ पहले दिन से बने रहे हो तो आप ज़रूर आईआईटी पे आपको मैं आईआईटी का गेट पे आपको छोड़ के आऊँगा। ये मेरा वादा है। अगर आप डेडिकेशन से पढ़े, एनआईटी आपको सिक्योर कर दूंगा। अगर आप हार्डवर्क मेहनती बच्चे हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होएंगे। ठीक है। तो ये था एकदम से बेसिक प्रॉब्लम। तो पहले पहले मैं आपको बोला था, तो अब हम खटाखट प्रॉब्लम करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, डेरिवेटिव के लिए ना हम टोटल 5 बार प्रॉब्लम करेंगे। 5 बार प्रॉब्लम हमके लिए इनफ होगा। ठीक है। तो हम डेरिवेटिव के लिए टोटल 5 प्रॉब्लम करेंगे। हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया था, हमारा दूसरा प्रॉब्लम का वक्त आ गया है। y इक्वल टू सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। आप लोग कॉपी पे जरूर ट्राई करना। तो dy/dx, एक बच्चा था हमारा क्लास पे जिसका नाम था कल्लू, एक बच्चा था हमारा क्लास पे जिसका नाम था लल्लू। ठीक है, एकदम से क्लियर। अब देखो गजब बात यह है कि कल्लू और लल्लू ने दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन किया था। क्या किया था? यहाँ पे रहेगा x² माइनस 2x+1, और इसका डेरिवेटिव हमको पता है 2x माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, क्लियर। और एक बच्चा था लल्लू, वो ना बहुत मतलब ऊपर लेवल का था। ठीक है, उसको ना मतलब कोई आसान प्रॉब्लम को भी आसानी से दिखता नहीं। वो सोचा कि चलो भैया ने बोला था एक फॉर्मूला जो मेरे को अभी अभी याद पड़ा है, वो क्या है? x² माइनस 2x+1 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। देख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। देखो रूल नंबर 5 यहाँ पे आ गया। रूल नंबर 5 हमको क्या कहता है? चेन रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ध्यान रखना। चेन रूल का कहानी क्या है? अकॉर्डिंग टू, ठीक है मैं नीचे बैठ गया हूँ, ठीक है लिखने पे दिक्कत होगी। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? देखो डी डी एक्स ऑफ एक्सेस, अब सोचो कि ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लेके आपको इजी प्रॉब्लम दिया जाए तो आपके लिए समझने पे आसानी होगी। ठीक है, तो क्या लिया जाए आपको आसानी होगी? चेन रूल है ना। ठीक है, चलो x² प्लस x इंटू एक्स माइनस 1। ओके, ये वाला प्रॉब्लम को किया जाए। देखो तो ये वाला प्रॉब्लम क्या होगा? dy/dx सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ से इधर, और ddx इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान रखने वाला बात यह है कि देखो चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे? x का तो हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हम लोग x पे फोकस करेंगे। और अगर हमको x पे फोकस करना है तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। और चेन रूल का खासियत यह है कि हम लोग इसको आसान बनाते हैं। कैसे आसान बनाएंगे? देखो पहले आप इसको दो टाइप से समझ सकते हो। एक है यूवी फंक्शन, जो कि मैंने आपको दूसरे वाला नहीं, हाँ दूसरे वाला भी समझ रखा है, यूवी वाला। और एक बात आप देख सकते हो, यूवी वाला फॉर्मूला पे अगर आप करेंगे तो पहले को रख देंगे और दूसरा का डेरिवेटिव। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ दूसरा वाला टर्म आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस दूसरा रह जाएगा फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, 2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इंटू यहाँ पे x का डेरिवेटिव मतलब 1। ओके, मल्टीप्लाइड पे रहेगा ऑब्वियसली।
x इंटू वन एंड इधर पे x माइनस वन इंटू वन, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट को मैं इधर पे लिख लेता हूँ, ओके। 2x प्लस x माइनस x, x 2x प्लस x माइनस x, ठीक ठाक है, देखो तो नहीं, 2x इधर पे x माइनस वन है ना, तो इधर पे क्या होगा प्लस x माइनस वन, ओके। तो इधर पे क्या आ जाएगा 2x प्लस माइनस वन इक्वल टू 4x माइनस वन। ये था हमारा चेन रूल। देखो चेन रूल एकदम से इजी है, जितना ज़्यादा, मेरा एक बात ध्यान रखना, जितना जितना x रहेगा हम सब x के अंदर चलते हुए चले जाएंगे। मतलब सोचो कि अगर आपको sin x दिया है तो इसका तो डेरिवेटिव cos x होगा। अगर आपको उसके अलावा आपको दे रखा होता कि साइन के अंदर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव जब आपको निकालना पड़ेगा, मैं आपको करा ही देता हूँ, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो मैंने थर्ड वाला प्रॉब्लम को पहले कराता हूँ। आपको डी डी एक्स अब फाइंड करना पड़ेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। देखो बात यह है कि मैं ना मतलब आज पीपीटी पे नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जब जब एक एक चीज़ याद आ रही होती है मैं उसको बोर्ड पे शो आपके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को आज पीपीटी का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक वाला चीज़ है। इसलिए आपको लग सकता है कि सर यहाँ से कुछ उठा रहा है और उधर से कुछ ले रहा है, तो ये वाला बात आपको किसी भी लेक्चर पे नहीं होगा। ये वाला चीज़ बहुत बेसिक है, इसके लिए मैं आपको रैंडमली समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे साइन एक्स रहता तो क्या होता, कॉस एक्स रहता, और आपको तब समझना पड़ेगा कि इधर पे जो अंदर वाला चीज है वही आपको साइन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 रहेगा। और उसके बाद मैंने चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला था कि चेन रूल के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आपके अंदर एक्स रहेगा, जितना जितना एक्स रहेगा, अगर सोचो कि यहाँ पे एक और भी एक्स का फंक्शन है तो भी आपको कोई टेंशन वाला बात नहीं है, उसका भी आपको डेरिवेटिव करना है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओके। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का माइनस 4 रहेगा, और इधर पे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये था हमारा आंसर। तो शायद आपको समझ पे आया। तो इसी के अकॉर्डिंग, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि एक एक्स है, ठीक है, एक आर्बिट्ररी एक्स है। और आप लोग इसको जो सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है, तो आपको मैं आपको बाद पे बोलूँगा, जब हम लोग अपने हमारा लेक्चर पे आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होते हुए चलेंगे। चलो इसको आप एक्स की तरफ ट्रीट करना, क्योंकि इधर पे एक्स का ही फंक्शन है, इधर पे कोई और फंक्शन नहीं है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो 2 और इधर पे x का मतलब x माइनस 1, और आपको अंदर का भी डेरिवेटिव करना है, यानी कि x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव करना है। इसके लिए क्या होगा, 2x माइनस 1, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 रहता है, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 1। आप बोलोगे कि सर एकदम से भाई मजा आ गया, क्योंकि कल्लू का भी मेथड सही है और लल्लू का भी सही है। और इसी के साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि कल्लू और लल्लू दोनों ही विनर है। तो आप लोग ज़रूर बोलना कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, कल्लू वाला या लल्लू वाला, कमेंट पे ज़रूर बोलना। तो आपको अगर मज़ा आ गया है तो जल्दी जल्दी थम्स अप कर दीजिएगा। हमारा चौथा वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रॉब्लम हमारा ए है कि डी डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इंटू सेक ऑफ, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, 4x प्लस 1, ओके। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सर ने क्या, भैया ने क्या बोला था, फर्स्ट पे हम लोग u एंड v का मेथड अप्लाई करेंगे।
तो यू वी का अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट पे tan x रहेगा इसके अलावा, और इसका डेरिवेटिव करना है सेक इंटू 4x प्लस 1, और उसके बाद प्लस साइन देके u इंटू वी डेरिवेटिव एंड v इंटू यू का डेरिवेटिव। ओके, सेक ऑफ 4x प्लस 1, और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम में करा के एक और प्रॉब्लम करके मैं डेरिवेटिव को खत्म कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है भाई लोग, ओके चलो। तो tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं सेक x का सोचो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेक ऑफ 4x प्लस 1, अगर यहाँ पे सेक x होता तो हम किसका रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेक x इंटू टेन एक्स। इसी तरीके से हमको क्या आएगा, सेक, अब x क्या है इधर पे 4x प्लस 1, तो हम लोग 4x प्लस 1 को लिखते हुए चले जाएंगे। ओके, अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखो ये चीज़ काफ़ी लोगों को समझ पे नहीं आ सकते, स्पेशली जो 11th का बच्चा है। अगर किसी भी जगह पे आपका दिक्कत है तो आप मेरे को से डाउट ज़रूर पूछना, मेरे को बोलना, मैं एक एक डाउट का आपको सोल्यूशन भेज दूंगा कमेंट पे, इसका टेंशन कोई नहीं है। और मैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप का जो डाउट सेक्शन है वो सब कुछ आपके लिए ओपन है, एकदम से फ्री है। तो फ्री चीज़ को एकदम से एक्सेस करना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेक एक्स इंटू टेन ऑफ 4x प्लस 1, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे क्या था 4x प्लस 1। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमको इसका अंदर जाना पड़ेगा। अगर हम इसका अंदर जाएंगे तो हमको डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस 1, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 4 होगा। तो क्या होता है, वो तो मल्टीप्लाई की तरफ है, तो इसलिए मैं 4 को पहले लेके आया। ठीक है, सेक ऑफ 4x प्लस 1, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ये वाला चीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ओके, और आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव किया हो तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इसका भी मैंने को डेरिवेटिव करना है चेन रूल के अकॉर्डिंग, 2x माइनस 7 रहेगा। अच्छा, तो देखो अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास, tan ऑफ, देखो मैंने 4 को पहले लेके आया, 4 tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इंटू tan ऑफ 4x प्लस 1 इंटू सेक ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 7 को मैंने पहले लेके आया, सेक ऑफ 4x प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ओके, चलो चौथा प्रॉब्लम भी काफ़ी है। देखो ये वाला प्रॉब्लम ना थोड़ा सा मतलब आपको कड़वा लग सकता है, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वाला प्रॉब्लम कर लिया तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। चलो, तो मैंने डिनर कर लिया है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक जो है इंटीग्रेशन के प्रोग्रेस। ठीक है, इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को समझ पाएगा कि इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ओके, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। देखो हम लोग जब डेरिवेटिव किए थे तब मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि किसी कर्व का किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग उसका स्लोप निकाल पाए तो वो इसको हम डेरिवेटिव कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर तुम लोग सोचो कि जो मैंने डेरिवेटिव का एग्जाम्पल समझाने के बाद मैंने इस वाला जो ग्राफ आपको दिया था, सोचो कि मैं आपको इस पॉइंट और सोचो कि इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। सोचो कि अगर आपको इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक लोकस यानी कि एक पार्टिकुलर वे ऑफ पाथ थ्रू विच द कर्व विल बी फॉलो द सर्टेन पाथ। ओके, तो अगर वो कर्व एक सर्टेन पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये छोटा छोटा जो पॉइंट है वो पॉइंट को मिलके ये एक बड़ा कर्व हो रहा है। तो इंटीग्रेशन का यही मतलब है कि एक छोटा छोटा जो पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन कैसे होता है,
छोटा छोटा पॉइंट मिलके एक स्ट्रेट लाइन होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन का डेफिनेशन आप समझ सकते हो, जो कि एकदम से बेसिक है, वो है बहुत 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 सारे, ठीक है, पॉइंट को मिला जुला के जो कार्व बनता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ये है आपका समझने के लिए बेसिक डेफिनेशन। और उसके अलावा जो बुकिश और जो मेन डेफिनेशन है वो है कि जब लोग हम dy बाई dx हम लोग निकाल रहे थे तो इसको हम डेरिवेटिव कहलाते हैं। और अगर आपको मैं बोलूँ कि मैं आपको एक डेरिवेटिव दिया हो तो आप उसका इंटीग्रेशन किया, और इसका मतलब क्या है, सोचो कि dy बाई dx जो कि हम डेरिवेटिव कहलाते हैं उसको मैं d लेट कर देता हूँ। ओके, मैं इसको d लेट कर लिया और इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, d ऑफ dx। ओके, तो अब ये सवाल आपको आता है कि भैया ने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर मैं जब आपको डेरिवेटिव कर दिया था तब मैंने आपको y नाम के एक वेरिएबल को आपको डिफाइन किया था जिसके अंदर x टाइप का कुछ फंक्शन रहता है। ठीक है, तो अगर हमको डेरिवेटिव का ऑपोजिट करना है, मतलब डेरिवेटिव जो टर्म है वो किससे बना है, अगर हमको ये पता चल गया तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव किस टर्म से बना था, इस जो मतलब कार्व है इस कार्व से बना था। तो अगर हम डेरिवेटिव का ऑपोजिट कर दे, और इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हम छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको हम मिला जुला के एक ऐसा फंक्शन बना ले कि जो हमको देगा कि वो कार्व का एक्चुअल फॉलोइंग पाथ क्या है, तो इसको ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसके लिए इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ओके, और आपको एक बात और भी बोलता हूँ, मैंने जो इंटीग्रेशन को यहाँ पे किया उसको कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है, इनडेफिनाइट वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है। देखो, इनडेफिनाइट का मतलब क्या है, जो कि डेफिनाइट नहीं है, यानी कि जो फिक्स नहीं है। ठीक है, जो कि एक पार्टिकुलर वैल्यू पे एक पार्टिकुलर आउटपुट देगा, उसको हम डेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे। ओके, इस लेक्चर पे ही आप लोग मिल जाएंगे उसको। तो डेफिनाइट इंटीग्रल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट हम इंडेफिनाइट पे चलेंगे, तो उसके बाद डेफिनाइट पे मूव करेंगे। तो हमारा ये है इंटीग्रेशन का पार्ट। तो हमको अगर हमको किसी तरीके से इधर से अगर हमको y मिल गया, ठीक है, y अगर कुछ हमको मिल गया तो यही होगा हमारा जो फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन जो कि हमको चाहिए था, और यही है इंटीग्रेशन का मतलब। ओके, समझ में आ गए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बोलता हूँ। इंटीग्रेशन को तो आप समझ गए कि ऐसे साइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं आपको जो बात बोलूँ कि सोचो कि इधर एक फंक्शन है टू, ओके, एक्स टू द पावर ए, और इंटीग्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हम डेरिवेटिव को क्या कैसे डिफाइन किए थे, रिप्रेजेंटेशन किया था हमारा ऐसा। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन रहेगा, इधर कुछ फंक्शन रहेगा, ओके, इधर कुछ फंक्शन रहेगा, एंड जिस फंक्शन इधर रहेगा उसका कोरिस्पॉन्डिंग हम जो हमको चाहिए उस रिक्वायरमेंट वाइज हम किसी एक वेरिएबल का, वेरिएबल का हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसलिए हमको यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो मैंने बोला कि आपको ये है हमारा रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, और ये आप फॉर्मेट भी समझ सकते हो। तो क्या होगा, सोचो कि मैं एक्स के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और आपको एक बात और बोलूँ कि ये जो मैंने लाइन लिखा है इसका मीनिंग क्या है। इसका जो मीनिंग होता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, जो हमको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा हम पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू, ओके, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिया एक्स। ठीक है, समझ पे आ गया। ओके, चलो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ओके, और प्लस एक कांस्टेंट रहेगा। आप बोलोगे कि भैया कांस्टेंट क्यों रहेगा, देखो मैंने पहले ही आपको बोला था कि इसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। अगर हम इसको कुछ मतलब पार्टिकुलर वैल्यू पे हम इसको निकालेंगे तो निकालने के बाद
यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो ना वेरी कर सकता है। इसका वैल्यू कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, कभी 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको इसका बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे और यही बुक पे भी रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे हमारा दूसरा फॉर्मूला पे। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर आपको दिया जाए, ठीक है, मैं पहले आसान से आपको शुरुआत करता हूँ, क्या दिया जाए। देखो e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा। आप इंटीग्रेशन को समझने के लिए पहले आपको डेरिवेटिव समझना पड़ेगा, और अगर आप डेरिवेटिव समझने पे सक्षम हुए तो आप इंटीग्रेशन को आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे, e टू द पावर x का जब हमने डेरिवेटिव किया था तब हमने क्या किया था, dy बाई dx कर दिया किया था हमने, और इधर पे एक फंक्शन था, ठीक है, जो कि अच्छा इसको हम डी लेके मान के चलते हैं। ठीक है, हमको अब देखो क्या होगा, अब जबरदस्त चीज होगा dx। ओके, अगर हम बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका वैल्यू e टू द पावर x आ जाएगा और इसका वैल्यू dx प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, ये आपको मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बोला है कि इंटीग्रेशन कैसे आया डेरिवेटिव से। ठीक है, और हम जब हमारा सेशन को आगे लिखते हुए चलेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर होते हुए चले जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, और एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये आप कैसे याद रखेंगे। देखो x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, देखो x टू द पावर n का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही इंटीग्रेशन पे क्या होगा, वहां पे n माइनस 1 हुआ था तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 होगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन पे, जब भी हम कुछ मतलब डेरिवेटिव के समय क्या आया था हमको, एक n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वायर n इज द कांस्टेंट। ठीक है, इनको हमने क्या किया था, न्यूमरेटर पे रखा था, तो इंटीग्रेशन पे क्या करना पड़ेगा, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसको हम डिनोमिनेटर पे लाएंगे, इसलिए हम n प्लस 1 को डिनोमिनेटर पे लाए हैं। ठीक है, e टू द पावर x dx आपको पहले ही पता है कि a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो अगर इसका हम डेरिवेटिव करते तो क्या होगा, e टू द पावर x इंटू लॉग a। तो अब क्या होगा, लॉग a कांस्टेंट है इसलिए लॉग a नीचे बैठ जाएगा। ओके, क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड फॉर्मूला, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। मैं पहले फॉर्मूलाज को लिख देता हूँ, उसके बाद आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा मैं कि आपका एक एक चीज एकदम से क्रिस्टल क्लियर तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको याद करने पे भी आसानी होगी। ठीक है, सेक एक्स कोसेक एक्स dx। ओके, और कुछ cos x होगा, हाँ अब cot x बचा है। अच्छा, मैं एक बार देखता हूँ आपका वीडियो एकदम से क्लियर है क्या। ठीक है, तो वीडियो का अगर कोई इशू आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना कि भाई वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव कर दो, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वालिटी आपका इंप्रूव करने को। चलो देखो, साइन एक्स का जब आप डेरिवेटिव किए थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया था, कॉस एक्स। तो मैं जब क्लास 11th नहीं, मैं जब क्लास 12th पे पढ़ता था तब मैंने इसको इस तरीके से रिमाइंड किया था। देखो साइन एक्स किससे आया है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब है जिस टर्म का हमने डेरिवेटिव किया था वो किस टर्म से आया है, यही आपको आपका माइंड पे घुमाना पड़ेगा बार बार से। जब आप ये घुमाने पे सक्षम हो गए, आप दुनिया का किसी भी इंटीग्रेशन को आप कर पाएंगे और किसी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो साइन एक्स किससे आया था, देखो कॉस एक्स से हमारा डेरिवेटिव जब हमने कॉस एक्स को किया था तब आया था माइनस साइन एक्स। इसलिए अगर हम कॉस एक्स, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉस एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या आया था, सॉरी, तो कॉस एक्स को जब हम डेरिवेटिव करते थे तो क्या आया था, माइनस साइन एक्स। ओके, तो अगर हमको साइन एक्स चाहिए थे
तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉस एक्स को लाना पड़ेगा, जैसे कि हम हमारा जो रिक्वायरमेंट है साइन एक्स को हम मिल सकेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद ही आपको बोलूँगा। ठीक है, साइन एक्स से आया था, टेन एक्स किससे आया था, देखो टेन एक्स यहाँ पे ना, देखो फॉर्मूला का एक चक्कर है, चक्कर ये है कि फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपको, और आपको समझने पे भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इसलिए मैं सोचा कि आपको साइन एक्स और कॉस एक्स पे ही लिमिटेड रखूँ, क्योंकि देखो मेरे को सब फॉर्मूला याद है, ऐसा नहीं है कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को सारा फॉर्मूला याद है। पर अगर मैं आपको रैंडमली आपको फॉर्मूला बोलूँ तो आप क्या करेंगे, उसको रटते हुए चले जाएंगे, पर मैं आपको रटवाना वाला काम नहीं करूँगा। आप जस्ट इसको ऐसे रिमाइंड कर लेगा कि कहाँ से आए थे। ओके, अगर आप इस तरीके से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप समझने पे सक्षम होंगे। तो इसलिए मैं साइन एक्स और कॉस एक्स से ही आपको बोलूँगा, और ज़्यादातर काम तो मतलब काइनेमेटिक्स पे साइन एक्स और कॉस एक्स का तो कुछ फंक्शन आएगा ही नहीं। आपको आएगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कुछ आएगा, ओएफ एंड ऑसिलेशन पे कुछ आएगा। जब जी मेंस और एडवांस वाला स्पेशली जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब हमको इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो आप लोग तब वो चीज़ फेस कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। तो देखो जो मैं बोल रहा था, देखो साइन एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते थे तो तब क्या आया था, हमको कॉस एक्स आया था। अब देखो गजब बात यह है कि अगर तुम इस सारे टर्म को देखना, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम इस सारे टर्म को देखना। ठीक है, तुम इस सारे टर्म को अगर देखोगे तो तुमको एक बात नजर आएगी कि देखो साइन एक्स को अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स को डेरिवेटिव करूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स को डेरिवेटिव करने पे हमका साइन एक्स आ जाएगा, और ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ए टू दी पावर एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला चीज चलते हुए चले जाएंगे। ओके, क्लियर है एकदम। चलो हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा, और एक बात मैं आपको बोलूँ, डेरिवेटिव का एक चीज़ आपको बोलना मैं भूल गया, वो बात मेरे को थोड़ा देर बाद ही याद था पर अब मैं फिर से भूल गया। तो ठीक है, चलो देखते हैं, बोल दूंगा आपको। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन ऐसा ही था। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे जो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिया था वही है इंटीग्रेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट आपको खींचूंगा ये लेक्चर। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स, बेसिकली काइनेमेटिक्स का जो टर्म होता है वो टर्म हमारा कुछ यू वी, जैसे कि आप समझ सकते हो एस टी, ठीक है, इन ऐसा कुछ टर्म से रिलेटेड है, और काइनेमेटिक्स पे उस सारे टर्म का एक इंडिविजुअली मतलब रहता है। और काइनेमेटिक्स पे खासियत यही है कि काइनेमेटिक्स पे अगर हमें वेलोसिटी सोचो कि एक्सेलरेशन सोचो, तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटीग्रेशन बेस्ड हमको कुछ प्रॉब्लम दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको पहले उन टर्म को बारे में जानना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा चीज होता है, क्या होता है ऐसा चीज, देखो जब तुम जहां से आपका जर्नी, सोचो कि आप यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट किए हो और आप घूम फिर के यहाँ से घूम फिर के मेरे घर पे आए, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती करके आप फिर से आपका जो घर था यहाँ से आप निकले थे वहां पे भी आप पहुंच सके। तो क्या हुआ, आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन और आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन एकदम से सेम रहा। इसके लिए आपका जो मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट का बात जो कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, समझ में आ गया। देखो अगर आप जर्नी यहाँ से स्टार्ट किए हो
और घूम फिर के इधर पे आके, तो क्या होगा, आपका पहला जो अब स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए है और आपका एंडिंग पॉइंट ए है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्प्लेसमेंट को। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कितना तक हुआ, इतना तक हुआ, ठीक है। और इसका एक वैल्यू हो सकता है, कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो हमारा सेकेंड चीज़ जो आ जाता है वो है, देखो डिस्प्लेसमेंट के पहले मेरे को आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ बोलना था, ओके। तो मैं डिस्टेंस के बारे में कुछ बोलता हूँ। देखो डिस्टेंस क्या होता है, सोचो कि आपका घर इधर है, ठीक है, ये हो आप, और ये है आपका प्यारा प्यारा भैया, और यहाँ पे है एक और भी घर, ठीक है। तो आप क्या किए हो, पहले इधर पे जाए, उसके बाद इधर आए, उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर के आए, उसके बाद आप मेरे घर पे मिलने आए मेरे साथ। तो क्या हुआ, ये जो टोटल जो पाथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, जो टोटल वाला जो पाथ है उसको हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और मैं एक बात आपको बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट को हम काइनेमेटिक्स में एस, कैपिटल एस और स्मॉल एस एक ही बात है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अब आ जाते हैं, और कभी कभार इसको ना एक्स भी कहा जाता है, वो आपको क्वेश्चन पे दिया रहेगा कि वायर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आपको कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अगर इन जनरल कोई क्वेश्चन भी आ गया और डीबी पे भी आ गया, तो आप समझ लेना कि एस और एक्स आपको डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, ठीक है। तो लेट अस मूव आवर नेक्स्ट थिंग विच इज वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था, और टाइम क्या है, जो टाइम आपने इधर से इधर ट्रैवल करने पे आपने गवाया है उस टाइम को आप टाइम कहेंगे, और उसके दौरान आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस वैल्यू को अगर आप पुट कर देंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बात यह है कि आपका ना, मेरे को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सिखाने का एक ही मकसद था। देखो ना, जब आप ऐसे तरीक़ों से एक आर्बिट्ररी कार पे मूव करके किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाओगे, तब आपका ना कोई पाथ का सही मतलब सोच सको कि क्या कहो आपको, क्या कहा जाए, सोचो कि आपका जो डायरेक्शन वगैरह है वो ना पर मोमेंट पे चेंज होता है, इसलिए आपका जो सॉरी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी पर मोमेंट चेंज होता है। इसलिए आपको एक चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, आप पहले मैंने आपको बोला कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट अगर लिमिट हम बैठा देंगे कि डेल्टा टी टेंस टू 0, देन ये हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी टी, और इसको ही हम वेलोसिटी कहते हैं, है ना। क्या देखो गजब रिलेशन आया है, इसको आप ज़रूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल पे हेल्प करेगा। तो हमारा जो फोर्थ थिंग आता है वो है एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा v, और टाइम क्या होता है हमारा t। अब मैं आपको ये सभी का यूनिट एक एक करके बोलूंगा, पर उसके पहले मैं सारे डेफिनेशन को और सारे प्रेजेंटेशन को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझने पे आसानी होगी। देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं किसी पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए मैं आपको बोलूं, क्योंकि क्या है मेरा इस चैप्टर का नाम मोशन इन ए 1D, और 1D का मतलब मैक्सिमम में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम v को x बाई टी भी कह सकते हैं और s बाई टी, वेयर x एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग पाथ, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बाई टी डिवाइडेड बाई टी और x डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ओके। ये हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ए क्या है, एक पार्टिकुलर
स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। और अगर मैं डेरिवेटिव के तरफ अगर मैं समझना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है, और हम लोग अगर लिमिट ले लेंगे तो मैं एक बार आपको करके बोलता हूँ, ये है डी वी बाई डी टी, ठीक है। और गजब बात ये है कि v का मतलब क्या है, देखो v का मतलब क्या है, x बाई टी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ओके, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा, तो अब आ जाता है एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? देखो, सर ने तो भैया ने तो हमको सिखाया था कि एक बार डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अब अगर हम सोचो कि y एक फंक्शन है और x का रेस्पेक्ट पे हम y के डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा और इसका कुछ आउटपुट भी आएगा। ओके, इसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। अगर भैया ने बोला कि चलो इसको फर्दर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, एक्स का रेस्पेक्ट पे ही मैंने आपको बोला कि एक्स का रेस्पेक्ट पे आप लोग करें, तो क्या होगा, इधर पे dy बाई डी एक्स जैसा रहा वो ऐसा ही रहेगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अब इसको हम क्या कहेंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। देखो वाई का डेरिवेटिव हो रहा है, किसका रेस्पेक्ट पे हो रहा है, एक्स का रेस्पेक्ट पे हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई, देखो बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ गया? देखो ऊपर वाला जो टर्म होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो टर्म होगा उसका पहले हम डी स्क्वायर वाई लिखेंगे, और नीचे वाला जो टर्म होगा उसको हम डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब समझो कि एक्स का स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ सोचो ना कि एक्स का रेस्पेक्ट पे हो रहा है, इसलिए हमने एक्स के बाद पे स्क्वायर रखा है, और डी के बाद पे स्क्वायर है, इसका मतलब डेरिवेटिव दो बार हुआ है। और किसके रेस्पेक्ट पे हुआ है, मैंने बोला कि एक्स का रेस्पेक्ट पे, किसका होगा, वाई का होगा। समझ पे आ गया? क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। एक बार क्या होगा, देखो एक बार होगा कि डी एक्स बाई डी टी होगा, और उसके बाद फिर से डी टी होगा। इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर है? देखो समझो, अगर नहीं क्लियर है तो मेरे को बोलना। डी एक्स बाई डी टी हुआ, और नीचे जो डी टी रहेगा उसका क्या करना, जब डी एक्स बाई डी टी रहेगा उसके बाद फिर से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपको क्लियर आएगा। डी एक्स बाई डी टी तो रहा है, उसके बाद डी ऑफ डी टी, ठीक है, अब एकदम से क्लियर है। तो इसके बाद क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन का आपको क्या याद रखना है, बेसिकली डी वी बाई डी टी और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम पे जब भी जाना इसको नहीं करके मत जाना, स्पेशली जेई मेंस और एडवांस पेपर नहीं जाने का। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, और जो पार्ट बचा है वो मैं बोलता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स तो ऑलमोस्ट कवर्ड है, तो 2 मिनट एक और चीज़ समझा देता हूँ आपको। वो अच्छा, मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है, एक बार और लिखते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट को हमने एस लिखा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं। इसके लिए इसका जो डायमेंशन होगा उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर एल इज द डायमेंशन ऑफ द मीटर और द लेंथ। ओके, एंड डिस्टेंस का भी डायमेंशन सेम ही होगा, क्योंकि इसको भी हम मीटर से मेजर करते हैं। अब आया वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या है, एक्स बटे टी। अब एक्स का अगर जो यूनिट है वो मीटर, और टाइम का यूनिट क्या समझ सकते हो, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल इंटू टी माइनस वन। क्योंकि टी माइनस वन क्यों, देखो सेकेंड नीचे है, यानी कि सेकेंड जब ऊपर पे आएगा तब
1/t को जब हम ऊपर पे पलट देंगे तब क्या होगा, t⁻⁻1 हो जाएगा। इसके लिए इसका डायमेंशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आखिर पे आता है जो एक्सेलरेशन, उसका क्या होगा, देखो L t-1 तो पहले रहा ही है, इसके लिए वेलोसिटी के लिए, क्योंकि dv/dt है, और t तो एक और जुड़ जाएगा और यहाँ पे L t-2 हो जाएगा। ओके, एकदम से क्लियर है आपको डायमेंशन। और इसका जो यूनिट होगा वो होगा, इनका इन भी खत्म हो गया है और हमारा लेक्चर का इन भी मतलब आ गया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्लियर एकदम से। चलो जाते जाते एक चीज़, स्मॉल एक चीज़ बोल देते हैं आपको एवरेज थिंग के बारे में। देखो मैं ना ये बंदा हो कि मैं ना किसी भी चीज़ का ना इन जनरल मैं फॉर्म सोचता हूँ, क्योंकि इन जनरल फॉर्म आपको किसी भी हालत पे, हालत जितनी भी आपको ख़राब है उस हालत पे आपको निकल सकेगा। क्योंकि देखो इन जनरल फॉर्म अगर आप किसी का जान लेंगे तो आपको इस दुनिया का जैसा भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे क्लास पे, अब मैं यूट्यूब चैनल खुला हो तो यूट्यूब पे सोचो कि 10 बच्चा है, ठीक है, तो 10 बच्चों का एक एग्जाम हुआ 30 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स पे 10-10 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स मेरे को वो प्रिंट आउट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे प्रिंट आउट करूँगा, देखो सपोज सोचो कि कल्लू एक बच्चा था 10 पाया और एक बच्चा 20, 22, 30, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। और जो हमको टोटल जो नंबर हमको रिक्वायरमेंट है, जो कि हमको एवरेज के लिए चाहिए, वो हम नीचे लिख देंगे। यानी कि मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, डिवाइडेड, और न्यूमरेटर पे क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ टर्म्स। ओके, क्लियर हुआ एवरेज का कॉन्सेप्ट। बस एक और चीज और हमारा लेक्चर खत्म। वेलोसिटी का एवरेज, ठीक है, तो वेलोसिटी का एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हम एस एवरेज लिख सकते हैं, ठीक है, और एस एवरेज नहीं, ठीक है, इसको ना हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट दिन समझाऊंगा। ओके, तो बोलो कैसा हुआ लेक्चर, एकदम बढ़िया। अगर आपका कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे अगर आपका डाउट रहेगा तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स पे बोलना, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि काफ़ी सारा बच्चा टेलीग्राम के बारे में जानता नहीं, तो मैं उनको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि टेलीग्राम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जैसे ही एक ऐप्स है, जो कि आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप एक अकाउंट खोल लेना, और खोलने के बाद मेरा प्रोफाइल पे जाना, चैनल प्रोफाइल, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का एक इंडिविजुअल लिंक और टेलीग्राम चैनल का एक और इंडिविजुअल लिंक रहेगा, तो उस दोनों पे आप ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप स्पेशली डाउट्स के लिए है, और टेलीग्राम चैनल हमारा जो डेली बेसिस पे जो हम डीपीपी देते हैं वहाँ पे हम लोग देते रहेंगे। ओके, तो कैसा लगा, एकदम से अच्छा। तो चलो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।